हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी लोचविया और ये हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग की थर्ड क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने मैथमेटिकल रीजनिंग की बेसिक टर्म्स और ट्रूथ टेबल को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग की, ये पढ़ेंगे। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है मैथमेटिकल रीजनिंग में टूटोलॉजी। टूटोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही ट्रू रहती है, उसे हम टूटोलॉजी बोलते हैं। और जो टूटोलॉजी स्टेटमेंट होती है उसको हम डिनोट करते हैं पी और नॉट पी, ऐसे हम डिनोट करते हैं इसे। जैसे लिख रखा है, द कंपोनेंट स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टोटोलॉजी। जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती है उसके कंपोनेंट को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं, कंपोनेंट जो स्टेटमेंट बनती है उसमें से अगर दोनों जो कंपोनेंट है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रूथ रहती है। जैसे यहाँ जो पी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, नॉट भी फॉल्स है, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू आई वो ट्रूथ आई। यहाँ पे फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी उसकी वैल्यू ट्रू आई। चाहे ये ट्रू हो या फॉल्स हो, जो टोटोलॉजी है उसके अंदर जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू आती है। इससे नेक्स्ट टर्म आती है फैलेसी। इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं। ये बिल्कुल उल्टा होता है टोटोलॉजी का, इसे नेगोशिएशन ऑफ टोटोलॉजी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ही फॉल्स रहती है। जैसे ये लिख रखा, ए स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स इज नोन एज ए कॉन्ट्राडिक्शन या फैलेसी। और इसको हम डिनोट करते हैं पी एंड नॉट पी, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पी की वैल्यू ट्रू है, नॉट पी फॉल्स है, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू फॉल्स आई। यहाँ पे फॉल्स ट्रू, तो ये आ गई फॉल्स। इसमें हमेशा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू फॉल्स ही रहती है। ये होती है फैलेसी। जो फैलेसी है उसके अंदर वैल्यू ट्रूथ वैल्यू हमेशा फॉल्स रहती है और टोटोलॉजी में हमेशा ट्रू रहती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हम वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, थर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड और उसके बाद है काउंटर एग्जाम्पल। तो हम एक एक करके सभी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जैसे दो कनेक्टिव होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में, एंड और होता है एक दूसरा। तो जो एंड कनेक्टिव होता है उसके अंदर हम वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं कि पी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट बनेगी क्यू और आर। तो अगर क्यू और आर दोनों ट्रू है तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट थी पी वो भी ट्रू होगी। ये हम जब एंड कनेक्टिव होता है तो उसके अंदर इस तरह से वैलिडिटी चेक करते हैं। और के केस में कैसे चेक करते हैं? जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट पी है और उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गई क्यू और आर। तो अगर क्यू ट्रू है और आर फॉल्स है तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो तब भी ट्रू होगी, और अगर क्यू फॉल्स है और आर ट्रू है तो भी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। ऐसे हम और कनेक्टिव के केस में वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट चेक करते हैं। ये होता है डायरेक्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। जो कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड है ये इफ एंड देन पे बेस होता है और इसको होता है इफ देन का सिंबल पी इम्प्लाइज क्यू। तो कॉन्ट्रापोजिटिव में हम वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं? इसके अंदर हम देखते हैं, अगर नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, अगर ये चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तो पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू आएगा। इसमें हम नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू आ जाता है तो पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू आएगा। इसके अंदर हम ऐसे वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट चेक करते हैं। उससे नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जैसे हमने अभी पढ़ा था फैलेसी वाला, वही है। जैसे पी कोई स्टेटमेंट दे रखी है, पी स्टेटमेंट दे दी √7 इज इरेशनल
नंबर। ये स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको हम मान लेंगे ये फॉल्स है और उसका नेगोशिएशन ले लेंगे। जैसे नोट पी ये ट्रू है, हम ये मान के सोल्व करेंगे। जो स्टेटमेंट दे रखी है वो फॉल्स है और उसका उल्टा ट्रू है, तो नोट पी को लेके हम इसे सोल्व करेंगे। और उसके बाद अगर नोट पी ट्रू आता है तो उसके बेस पे ही हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि जो पी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें पी को फॉल्स मानेंगे और नोट पी को ट्रू मानेंगे। ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उसके बाद आता है काउंटर एग्जाम्पल मेथड। काउंटर एग्जाम्पल मेथड में क्या होता है, हम किसी स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं काउंटर एग्जाम्पल को। किसी स्टेटमेंट को हमें गलत प्रूफ करना है तो उससे हम काउंटर एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एन ओड नंबर, ओड इंटीजर एन विच इज नॉट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे अगर एन लेते हैं, एन लेंगे, एन की वैल्यू हमने ले ली 9। 9 ओड नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर भी है, तो ये 9 जो है ये हो गया काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें इस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करना था। तो 9 यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल है। ये होते हैं 4 मेथड्स वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट चेक करने के। उसके बाद इसमें आती है प्रॉपर्टीज़। जैसे हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट्स में पढ़ते हैं डिफरेंट लॉज, वैसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग में भी डिफरेंट लॉ है सेम। जैसे इसमें फर्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉज। इसके अंदर क्या है, पी और क्यू और आर। तो जो ये ब्रैकेट है इक्वल टू में, ये हम आगे लगाएं या पीछे लगाएं, ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा सेम रहेगी, इक्वल टू में रहेगी। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, जैसे ये दे रखा है पी एंड ब्रैकेट क्यू और आर, तो इक्वल टू में हम कैसे लिखेंगे, पहले पी को क्यू के साथ लिखेंगे तो पी एंड क्यू, और फिर बीच में साइन आएगा ये और का, जो पीछे दे रखा है और का साइन। उसके बाद पी को लिखेंगे आर के साथ, तो पी एंड आर। ऐसे ही नेक्स्ट दे रखे है जैसे पी और ब्रैकेट क्यू एंड आर, तो पहले पी को क्यू के साथ लिखेंगे, पी और क्यू, उसके बाद बीच में जो साइन दे रखा है वो, और फिर पी और आर। ऐसे ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जैसे P और Q दे रखा है तो इक्वल टू में अगर हम ऐसे लिखें Q और P तो ये भी सेम रहता है। और जैसे नेक्स्ट दे रखा है P एंड Q, तो P एंड Q को अगर हम ऐसे लिखें Q एंड P तो ये भी सेम रहता है, इक्वल टू रहता है। ऐसे ही और प्रॉपर्टीज़ है, जैसे नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉज में क्या है, जो T दे रखा है ये स्मॉल t, ये डिनोट करता है टोटोलॉजी को, और जो C दे रखा है ये डिनोट करता है कॉन्ट्राडिक्शन को। T से टोटोलॉजी और C से कॉन्ट्राडिक्शन। तो जैसे यहाँ दे रखा है P और T, तो P और T है तो इक्वल टू आएगा T, और P और C तो इक्वल टू आएगा P, और P एंड C है तो भी इक्वल टू आएगा P। ये होता है आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें क्या है, नोट ब्रैकेट P और Q, तो ये हो जाएगा नोट P, और बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और है तो यहाँ एंड आ जाएगा, तो नोट P एंड
नॉट क्यू। और नेक्स्ट में नॉट पी एंड क्यू दे रखा है, तो नॉट पी और नॉट क्यू। ये होती है प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का थ्योरेटिकल कंसेप्ट खत्म होता है। सभी वीडियोज़ की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।